आज की कहानी कानपुर के नौबस्ता की है। यहाँ एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और इसके बाद थाने पहुँच जाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि साहब मुझे फांसी दे दो। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की उसी के मायके में नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद वो आदमी नौबस्ता थाने पहुँचा। उसके कपड़े और हाथ खून से सने देखकर पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी और क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी? क्या था नाजायज़ संबंधों का ये खेल? हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप अपने परिवार में अगर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। और इसके साथ ही कहानी के बारे में कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर इस हत्याकांड की पूरी कहानी है क्या। उसके कपड़े और हाथ खून से सने देखकर पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। उस आदमी ने कहा कि साहब, हमने बीवी को मार डाला है। कई बार समझाने के बाद भी वह बाज नहीं आई और इसलिए उसे दुनिया से रुखसत कर दिया। अब हमें फांसी दे दो साहब। एक लड़का और एक लड़की को बेइंतहा प्यार करता है, उससे लव मैरिज करता है और उसके बाद ऐसा क्या होता है कि उसे अपनी बीवी को मारना पड़ता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। 1 फरवरी 2019 की बात है। शाम के 5 बजे थे। कानपुर के थाना नौबस्ता के कार्यवाहक एसओ रविशंकर पांडे अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक आदमी ने दरवाजे का पर्दा हटाकर उनके ऑफिस में प्रवेश किया। एसओ रविशंकर पांडे ने नज़र उठाकर उस आदमी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट और भय साफ दिख रहा था। उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वह आदमी उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर बोला, साहब, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इतना सुनते ही एसओ उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोले, तुमने क्या कर दिया और तुम कौन से गांव से आए हो? साहब, मेरा नाम अबू फैज़ल है और मैं ईदगाह मछरिया में रहता हूँ। मेरी ससुराल भी राजीव नगर मछरिया में ही है। मैं अपनी ससुराल आया हुआ था। यहीं पर मैंने अपनी बीवी को मार डाला है और उसकी लाश घर में पड़ी है। काफ़ी दिन से मैं तिल तिल कर मर रहा था, मगर आज मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने पत्नी रुखसार को मार डाला। साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। एसओ रविशंकर पांडे ने बड़े गौर से अबू फैज़ल को देखा, फिर सिपाहियों को बुलाकर अबू फैज़ल को हिरासत में लेने के आदेश दिए। इसके बाद एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी साउथ रवीना त्यागी तथा सीओ आर.के. चतुर्वेदी को जानकारी देकर वह आवश्यक पुलिस बल के साथ आरोपी अबू फैज़ल को लेकर घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो उस समय घर में कोहराम मचा था। कमरे के अंदर फर्श पर रुखसार का शव पड़ा था। उसके जिस्म से निकला खून उसके चारों ओर फैला हुआ था। लाश के पास सिलबट्टे का भी पत्थर भी पड़ा हुआ था, उस पर भी खून लगा था। लाश के पास मृतका की माँ शमशाद बेगम व बहनें बिलख बिलख कर रो रही थीं। गांव की और भी तमाम औरतें व आदमी वहां पर जमा हो गए थे। रविशंकर पांडे ने मृतका की माँ शमशाद बेगम को सांत्वना दी, फिर शव से अलग ले जाकर उनसे पूछताछ की। शमशाद बेगम ने बताया कि आज उसकी छोटी बेटी की तबीयत खराब थी। वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी। दवा लेकर वापस आई तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। दरवाज़ा खटखटाया तो बेटी रुखसार ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा पीटने व चीखने पर पड़ोस के लोग भी आ गए। फिर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो दामाद अबू फैज़ल ने दरवाज़ा खोला और फिर बोला, मैंने रुखसार को मार डाला है, अब तुम मुझे भी मार डालो। कहते हुए वह तेज़ी से भाग गया और इसके बाद जब मैं घर के अंदर गई तो कमरे में रुखसार मरी पड़ी थी। अबू फैज़ल ने उसे मार डाला था। पुलिस ने घटना स्थल की ज़रूरी कार्यवाही पूरी करके लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। चूँकि अबू फैज़ल बीवी की हत्या का जुर्म कबूल कर चुका था, इसलिए पुलिस ने मृतका की मां शमशाद बेगम की तरफ से
इंडियन पैनल कोड की धारा 302 के तहत अबू फैजल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अबू फैजल से पूछताछ करने के बाद रुखसार की हत्या की जो कहानी सामने आई वह अवैध संबंधों पर रची बसी निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र मछरिया पड़ता है। इसी मछरिया क्षेत्र के राजीव नगर मोहल्ले में शमशाद बेगम नफीस के मकान में किराए पर रहती थी। नफीस बाबूपुरवा में रहता था। शमशाद बेगम के शौहर अब्दुल हामिद का इंतकाल हो चुका था। शमशाद बेगम की 3 बेटियां और एक बेटा था। वह एक मेहनतकश महिला थी। पति के गुजर जाने के बाद वह किसी प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। मझली बेटी रुखसार जब जवान हुई तो उसकी शादी की चिंता होने लगी। रुखसार बेहद खूबसूरत थी। वह बन ठन कर जब घर से निकलती तो तमाम लड़के उस पर डोरे डालने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन वह किसी को लिफ्ट ही नहीं देती थी। उसके इन्हीं चाहने वालों में एक था अबू फैजल। रुखसार और अबू फैजल मदरसे में 8वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। अबू फैजल मछरिया नौबस्ता में ईदगाह के पास रहता था। उसके 2 अन्य भाई भी थे जो उससे अलग अपनी घर गृहस्थी बसा कर रह रहे थे। अबू फैजल जाजमऊ स्थित एक जूता फैक्ट्री में नौकरी करता था। वह अच्छा कमाता था और ठाट बाट से रहता भी था। अबू फैजल जब काम पर जाता तो रुखसार के घर के सामने से गुजरता ज़रूर था। तब अक्सर दोनों की आंखें चार हो जाती। हकीकत यह थी कि वह रुखसार को चाहता था। वह उसके दिल में समा चुकी थी। रात दिन वह उसी के ख्वाब देखता रहता था। रुखसार भी कोई नादान बच्ची नहीं थी। वह भी इन सब आँखों की भाषा को अच्छी तरीके से समझती थी, लेकिन शर्मो हया की दीवार तोड़ने का वह साहस नहीं कर पाती थी। एक दिन रुखसार नौबस्ता बाजार जा रही थी। तभी अबू फैजल उसे रास्ते में मिल गया। उसने एकांत देखकर अनायास ही रुखसार का हाथ थाम लिया और बोला, रुखसार, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। रुखसार उसकी बातों का मतलब समझ गई, लेकिन वह अनभिज्ञ होते हुए बोली, बताओ क्या कहना चाहते थे। रुखसार, बात यह है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, दिलो जान से चाहता हूँ तुम्हें। एक ही सांस में अबू फैजल ने बात कह दी। रुखसार नज़रें नीचे किए मंद मंद मुस्कुराने लगी। यह देखकर अबू फैजल समझ गया कि रुखसार ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। वह बेहद खुश हुआ और उचित मौका देखकर अबू फैजल रुखसार को कुछ दूरी पर स्थित अंबेडकर पार्क में ले गया। वहाँ एकांत में उसने रुखसार से कहा, रुखसार, वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा और ताउम्र तुम्हारा साथ निभाऊंगा। रुखसार ने आंखें फाड़कर अबू फैजल को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, फैजल, आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बीच रास्ते में इस तरह किसी लड़की का हाथ पकड़ना और एकांत में पार्क में लाना अच्छे लोगों का काम नहीं है। भला ऐसे लड़के से कौन सी लड़की मोहब्बत करेगी। रुखसार सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कह रही थी। यह बात अबू फैजल उसकी मुस्कुराहट से जान गया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा तो उसने आगे बढ़कर रुखसार को अपनी बाहों में समेट लिया। तभी रुखसार बोली, फैजल, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर। रुखसार ने अपनी शंका जाहिर की। यही कि तुम मुझे मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अबू फैजल ने विश्वास दिलाया, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी फैजल, कहकर रुखसार उसके सीने से लिपट गई। और इसके बाद रुखसार और अबू फैजल का प्यार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। दोनों के प्यार की भनक जब शमशाद बेगम को लगी तो उसे अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती नजर आई। उसने बेटी को डांटा फटकारा और उसके प्यार पर पहरा बैठा दिया, पर रुखसार नहीं मानी और उसने घर वालों से बगावत कर दी और एक रोज़ घर से भागकर अपने प्रेमी अबू फैजल से लव मैरिज कर ली। इसके बाद वह फैजल के साथ ईदगाह मछरिया वाले घर में रहने लगी और कुछ समय के बाद शमशाद बेगम ने भी उसका यह रिश्ता मंजूर कर लिया। रुखसार और अबू फैजल के दिन मज़े से बीतने लगे। अबू फैजल बीबी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। जिस दिन उसकी फैक्ट्री में छुट्टी होती वह उसे घुमाने के लिए शहर ले जाता था। उस दिन वह किसी रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। इस तरह हंसी खुशी से रहते हुए
3 साल कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इस दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम उन्होंने रिजवान रखा। बेटे के जन्म के बाद घर में खुशियाँ और भी बढ़ गईं। इसके बाद रुखसार ने अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। तमसबचात बेगम ने भी उसे माफ़ कर दिया। फिर रुखसार ने अपने मायके जाना भी शुरू कर दिया। रिजवान के जन्म के बाद घर का खर्चा बढ़ा तो अबू फैजल पहले से अधिक मेहनत करने लगा। वह जूता फैक्ट्री में ओवरटाइम करने लगा। ज़्यादा कमाई के लिए अब उसका ज़्यादातर समय फैक्ट्री में बीतता था। वह पत्नी को पहले की तरह दिलो जान से चाहता था, मगर पहले की तरह वह उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। इस कमी को रुखसार महसूस करती थी। रुखसार खुद तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे रिजवान को अच्छी तालीम दिलाना चाहती थी और इसी मकसद से उसने बेटे का दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। यद्यपि अबू फैजल अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते बेटे का दाखिला मदरसे में कराना चाहता था, लेकिन बीवी के आगे उसकी एक नहीं चली। दाखिले को लेकर मियाँ बीवी में कुछ बहस भी हुई थी। गृहस्थी का खर्च, मकान का किराया और बच्चे की पढ़ाई का खर्च बढ़ा तो अबू फैजल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हो गया। रुखसार शौहर पर दबाव डालने लगी कि वह कमाई का जरिया बढ़ाए, लेकिन अबू फैजल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह आमदनी कैसे बढ़ाए। उन्हीं दिनों अबू फैजल की मुलाकात मोहम्मद आलम से हुई। वह भी जूता फैक्ट्री में कारीगर था और उसी के साथ काम करता था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी और काठमांडू चला गया था। वहाँ भी वह जूता फैक्ट्री में काम करता था और अच्छा पैसा कमा लेता था। अबू फैजल ने उससे अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रोया तो मोहम्मद आलम ने उसे सलाह दी कि वह भी उसके साथ काठमांडू चले। दोनों मिलकर वहाँ अच्छा पैसा कमाएंगे। इस बारे में अबू फैजल ने अपनी बीवी से विचार विमर्श किया। रुखसार ने पहले तो नानुकुर की, लेकिन बाद में इजाज़त दे दी और इसके बाद अबू फैजल दोस्त के साथ काठमांडू चला गया। इसके बाद वह हर माह रुखसार को पैसा भेज देता। इस पैसे से रुखसार घर का खर्च चलाती थी। अबू फैजल रुखसार को बहुत चाहता था, अतः हर दूसरे तीसरे रोज़ वह मोबाइल से उससे बातचीत कर लेता था। रिजवान भी अपने अब्बू से फ़ोन पर बतिया लेता था और जल्दी वापस आने की जिद भी करता था। अबू फैजल के काठमांडू जाने के बाद रुखसार को उसकी याद सताने लगी। उसका दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रातें काटे नहीं करती थी। रात भर वह करवटें बदलती रहती थी। पति के सानिध्य के लिए अब वह बेचैन होने लगी और इस दौरान उसकी नज़रें किसी ऐसे मर्द को तलाशने लगी जो उसे शारीरिक सुख के साथ उसकी आर्थिक मदद भी कर दे। एक रोज़ रुखसार गल्ला मंडी में घरेलू सामान खरीदने गई तो उसकी मुलाकात शाहरुख नाम के युवक से हुई। पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। दोनों में कुछ औपचारिक बातें हुईं और उसी दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और इसके बाद दोनों में मोबाइल पर हंसी मजाक और बातचीत होने लगी। रात की तन्हाइयों में रुखसार शाहरुख से घंटों बतियाती थी। 25 वर्षीय अविवाहित शाहरुख नौबस्ता में रहता था और गल्ला मंडी में काम करता था। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा था, लेकिन उसकी अपने परिवार वालों से पटती नहीं थी, इसलिए वह परिवार से अलग रहता था। वह जो कमाता था अपने ऊपर ही खर्च करता था। वह उससे नज़दीकियां बढ़ाने और अपना बनाने के लिए प्रयत्न करने लगा। शाहरुख को पता चल गया था कि उसका शौहर नेपाल में काम करता है और इसीलिए अब वह रुखसार के घर जाने लगा। रुखसार और उसके बेटे रिजवान के लिए वह खाने पीने का सामान ले जाता था। वह कभी कभी आइसक्रीम खिलाने के बहाने रिजवान को बाहर भी ले जाता था। घर आते जाते शाहरुख और रुखसार की नज़दीकियाँ बढ़ी तो दोनों एक दूसरे का सानिध्य पाने के लिए बेचैन रहने लगे। आग और घी पास हों तो घी पिघल ही जाता है। शाहरुख और रुखसार की निकटता भी कुछ ऐसा ही रंग लाई और फिर एक दिन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गए, जिनको हम नाजायज़ रिश्ता कहते हैं। नाजायज़ रिश्ता एक बार कायम हुआ, फिर इसका सिलसिला ही चल पड़ा। जब भी मौका मिलता शाहरुख रुखसार के यहाँ चला जाता और उसके बच्चे रिजवान को पैसे देकर बाहर भेज देता। फिर दोनों नाजायज़ रिश्ते में गोते खाने लगते। कभी कभी शाहरुख रुखसार को अपने कमरे पर ही ले जाता था
शाहरुख अब अपनी सारी कमाई रुखसार पर खर्च करने लगा। लेकिन शाहरुख और रुखसार के नाजायज संबंध ज़्यादा दिनों तक पास पड़ोस में रहने वाले लोगों से छिपे नहीं। लोग उन्हें शक की निगाह से भी देखने लगे थे। लगभग साल भर बाद अबू फैजल काठमांडू से वापस घर आया तो पड़ोसियों ने शाहरुख और रुखसार की शिकायत उससे की तो उसका माथा ठनक गया। उसने इस बारे में पत्नी से बात की। उसने सकचाते हुए कहा, रुखसार एक बात पूछूं? मैं बोली, एक नहीं 4 पूछो। मुझे तुम्हारे और किसी अजनबी के बारे में जो बातें सुनने को मिली हैं क्या वह सच हैं? वह बोली, क्या बातें? यही कि तुम्हारे किसी शख्स के साथ नाजायज़ संबंध है। रुखसार बोली, कहने वालों के मुंह में कीड़े पड़े। मैं बताती हूँ कि वह शख्स शाहरुख है। वह नौबस्ता में रहता है। बाजार में उससे मुलाकात हुई थी। शाहरुख हमारी मदद करता है, अपने रिजवान को प्यार करता है और बुरी नज़र रखने वालों से हमें बचाता भी है। इसलिए लोग हमसे जलते हैं और वो तुम्हारे कान भर रहे हैं। अबू फैजल ने उस समय सहज ही अपनी बीवी पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा रह जरूर गया था। इस शक की वजह से उसने दोबारा काठमांडू जाने का विचार त्याग दिया और जाजमऊ की उसी जूता फैक्ट्री में फिर से काम करने लगा जिसमें पहले करता था। पति के नेपाल नहीं जाने पर रुखसार भी सतर्क हो गई और उसने अपने प्रेमी शाहरुख को भी सतर्क कर दिया। अब दोनों सतर्कता के साथ मिलते थे, लेकिन होशियारी के बावजूद भी एक रोज़ अबू फैजल ने अपने ही घर में शाहरुख और रुखसार को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। उस रोज़ शाहरुख तो भाग गया, लेकिन रुखसार भागकर कहाँ जाती? अबू फैजल ने उसकी जमकर पिटाई की। रगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद रुखसार ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने घर में कला करनी शुरू कर दी। वह चीख चीख कर उससे बात कर रही थी। कला से परेशान अबू फैजल ने रुखसार को समझाया और शाहरुख से संबंध तोड़ने की सलाह दी। उस समय तो रुखसार चुप हो गई। अबू फैजल ने सोचा कि पत्नी ने उसकी बात मान ली है, लेकिन उसने बाद में प्रेमी से मिलना जारी रखा। अबू फैजल अपने स्तर से पत्नी को सही राह पर लाने में सफल नहीं हुआ। तब उसने सास को सारी बातें बताकर मदद मांगी। सास शमशाद बेगम ने भी हर तरह से रुखसार को समझाया, मगर जिस राह पर वह चल पड़ी थी उससे कदम पीछे खींचने को वह तैयार ही नहीं थी। रुखसार की हठ धर्मी और मनमानी के चलते अबू फैजल से उसके मतभेद बढ़ते गए। फिर घर में झगड़े भी शुरू हो गए। रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आकर एक दिन रुखसार ने शौहर का घर छोड़ दिया और मायके जाकर रहने लगी। यह 20 जनवरी 2019 की बात है। 29 जनवरी 2019 को अबू फैजल ससुराल पहुंचा तो उसे पता चला कि रुखसार अपने प्रेमी शाहरुख के साथ यहाँ से भाग गई है। अबू फैजल अपनी सास और साले के साथ रुखसार को खोजने लगा। वह उसे ढूंढते हुए गल्ला मंडी स्थित शाहरुख के घर पहुँचे। रुखसार वहाँ शाहरुख के साथ मौजूद थी। शमशाद बेगम बेटी को समझा बुझाकर घर लेकर आई। अबू फैजल गुस्से से लाल था। वह रुखसार पर हाथ उठाता उससे पहले ही सास ने उसे रोक दिया। अबू फैजल पत्नी को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन रुखसार जाने को राजी नहीं हुई। 1 फरवरी 2019 को सुबह करीब 8 बजे अबू फैजल अपनी फैक्ट्री चला गया। उस रोज़ शमशाद बेगम की छोटी बेटी की तबीयत कुछ खराब थी, अतः दोपहर बाद वह बेटी को लेकर दवा लेने चली गई। इधर अबू फैजल फैक्ट्री गया था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगा और लंच के बाद वह घर की ओर निकल पड़ा। शाम लगभग 3 बजे अबू फैजल ससुराल पहुंचा। उस समय घर पर उसकी बीवी रुखसार व बेटा रिजवान था। उसने रिजवान को 10 रुपये दिए और घर के बाहर भेजकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। रुखसार घर में सजी सवरी बैठी थी। अबू फैजल को शक हुआ तो वह गुस्से से ताना कसते हुए बोला, सच सवर कर क्या अपने यार से मिलने जा रही हो? रुखसार भी गुस्से में बोली, हाँ जा रही हूँ, रोज़ जाऊँगी। तुमसे देखते बने तो देखो, वरना अपनी आंखें फोड़ लो। बद चलन बद जात, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कहते हुए अबू फैजल पत्नी को पीटने लगा। इसी दौरान उसकी नज़र सामने रखे सिलबट्टे पर पड़ी। लपक कर उसने सिल का पत्थर उठाया और रुखसार के सिर पर चेहरे पर वार करने लगा। दर्द से रुखसार चीखने चिल्लाने लगी और इसी समय शमशाद बेगम बेटी शबनम के साथ दवा लेकर वापस घर आ गई। उसने दरवाज़ा
बंद पाया और अंदर से चीख सुनी तो उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अबू फैजल ने दरवाजे पर दस्तक तो सुनी, लेकिन उसके हाथ थमे नहीं। उसके हाथ तभी थमे जब रुखसार खून से लथपथ होकर ज़मीन पर पसर गई और उसकी सांसें थम चुकी थी। रुखसार के सिर की हड्डी टूट चुकी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बीबी की हत्या करने के बाद अबू फैजल ने खून सना पत्थर चौक के पास ही फेंका और दरवाज़ा खोला। सामने सास को देखकर वह बोला, मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है, अब तुम चाहो तो मुझे भी मार डालो। कहते हुए वह तेजी से भाग गया और थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर कार्यवाहक एसओ रविशंकर पांडे को उसने सारी बात बता दी। हत्यारोपी अबू फैजल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 2 फरवरी 2019 को उसे कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक उसकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। मासूम रिजवान अपनी नानी शमशाद बेगम के संरक्षण में था। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। कहानी में आप किसे गुनहगार मानेंगे? एक वक्त की नज़ाकत को देखते हुए पति से दूर उसकी बेगम ने एक नाजायज़ संबंध चलाया, या आप पति को मानेंगे जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वह अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी बेवफाई पर वह उसे सुधारने के कई मौके दे चुका था। आप किसको गुनहगार कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जिसमें किसको गुनहगार ठहराया जाए यही नहीं समझ में आता, जिसकी मौत हुई उसको या जिसने हत्या की उसको। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो ये थी पूरी कहानी। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।